हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने जो है 12th क्लास का बायोलॉजी का जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे 24 नंबर का रक्त परिसंचरण तंत्र, उसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर हमने ब्लड क्लोटिंग यानी कि रक्त स्कंदन या जिसे हम कहें रक्त का थक्का जमना, ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद मैंने बात की थी कि हम अगली क्लास के अंदर रक्त वाहिनियाँ या रुधिर वाहिनियाँ जिसे हम कहते हैं या ब्लड वेसल्स जो है वो स्टार्ट करेंगे, वो पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, जैसा मैंने बताया, क्या है, ब्लड वेसल्स या हम रुधिर वाहिनियाँ जिसे कहते हैं या रक्त वाहिनियाँ जिसे कहते हैं। ठीक है, तीनों एक ही है। मैं नाम लिख लेती हूँ पहले। अपना जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा है? रुधिर वाहिनियाँ। रुधिर वाहिनियाँ कह लो, या इसे हम क्या कहते हैं, रक्त वाहिकाएं या रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं या इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। ठीक है, तीन नाम है इनके, रुधिर वाहिनियां या रुधिर वाहिकाएं, रक्त वाहिनियां भी कहते हैं इसे। रुधिर और रक्त हम जानते हैं एक ही है। ठीक है, और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ब्लड वेसल्स कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? ब्लड वेसल्स कहा जाएगा। नाम में आपको कोई डाउट नहीं है, नाम क्लियर है, तीनों नाम है इसके। अब हमारा जो ये लेसन चल रहा था, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, हमारे लेसन का नाम क्या है? रुधिर परिसंचरण तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, परिसंचरण तंत्र की हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी। और जिन बच्चों ने वो क्लासें नहीं देखी है, आप एक बार फिर से जाकर वो क्लासें देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वो क्लासें आपको मिल जाएगी। उसके अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है हमने वो पढ़ लिया था। और उसके बाद हमने ये देखा था कि रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो दो टाइप का होता है। एक तो खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि जैसे हम हमारी बात करें, मनुष्य की बात करें, तो हमारा जो परिसंचरण तंत्र है वो बंद प्रकार का है, बंद परिसंचरण तंत्र है, जिसमें क्या होता है कि जो ऊतक होते हैं, हमारा शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से। और कोशिकाएं किससे बनी होती है? ऊतकों, कोशिकाएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? ऊतकों का निर्माण करती है। ऊतक फिर आगे अंग, अंग फिर आगे अंग तंत्र, और अंग तंत्र जो है शरीर का निर्माण करते हैं। तो इनके बीच में जो रक्त बहेगा वो खुला नहीं बहेगा, इस प्रकार से कुल नलिकाओं में बहेगा, नलिकाओं में बहेगा। ठीक है, नलिकाओं में बहता है। इसीलिए हम कहते हैं हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो किस प्रकार का है? बंद परिसंचरण तंत्र है। बंद का मतलब क्या है? हमारा जो रक्त है वो कुछ नलिकाओं में बहता है, इसीलिए हम कहते हैं बंद प्रकार का है, खुला नहीं है। खुले में क्या होगा कि वो ब्लड वेसल्स नहीं होगी इनमें, रक्त वाहिनियां, या हम ये कहें कि कोई भी नलिकाकार संरचनाएं नहीं होगी, वो ऐसे ऊतकों के संपर्क में रहेगी, सीधे संपर्क में रहेगी, कोशिकाओं के सीधे संपर्क में रक्त रहेगा। उनमें किसी प्रकार की नलिकाकार संरचनाएं नहीं होगी जिनके अंदर की ब्लड बहे या रक्त बहे। ठीक है ना? तो हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो बंद प्रकार का होता है, और जिनमें कुछ नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है, जिनके अंदर जो है वो रक्त क्या होता है? फ्लो करता है, ब्लड बहता है पूरे शरीर के अंदर। और ऐसी नलिकाकार संरचनाएं जिनमें ब्लड बहता है, रक्त बहता है, उन नलिकाकार संरचनाओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रुधिर वाहिनियां या रक्त वाहिनियां या रक्त वाहिकाएं कह लो या ब्लड वेसल्स कह लो। ठीक है, ऐसी नलिकाकार संरचनाएं जिनमें रक्त का प्रवाह होता है, रक्त बहता है, उन्हीं को हम कहते हैं रुधिर वाहिनियां। क्या कहेंगे? रुधिर वाहिनियां। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? अब हम बात करेंगे कि ये जो रुधिर वाहिनियां हैं वो कितने टाइप की होती हैं। रुधिर वाहिकाएं, हम इस टॉपिक के अंदर कितनी रुधिर वाहिकाओं को पढ़ने वाले हैं, टोटल कितने प्रकार की होती हैं? तो देखिए, मेनली जो है ये 3 टाइप की होती है। आपकी बुक के अंदर 3 टाइप की दे रखी है और 3 टाइप की होती है। रुधिर वाहिकाएं 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है शिरा। पहला नंबर क्या है? शिरा, नाम ध्यान रखिएगा, शिरा। दूसरा है धमनी, धमनी। ठीक है, और लास्ट जो इसका प्रकार है वो क्या है? केशिकाएं, केशिकाएं। ठीक है,
इन तीनों को हमें इस टॉपिक के अंदर क्लियर करना है, इनकी विशेषताएं पढ़नी है, ये क्या काम करती है वो भी पढ़ना है, इनकी संरचना कैसी होती है वो भी पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो रुधिर वाहिनियां होती है वो 3 टाइप की होती है मेनली। ठीक है, शिरा, धमनी और केशिकाएं। शिरा, धमनी और केशिकाएं। क्लियर है यहाँ तक? अब हम पढ़ेंगे कि शिरा क्या काम करती है, रुधिर क्या धमनी क्या काम करती है, केशिकाएं क्या काम करती है। ठीक है, चलिए इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम समझते हैं शिरा और धमनी के बारे में। ठीक है, शिरा और धमनी के बारे में। अब देखिए, हमें ये तो क्लियर हो गया कि शिरा, धमनी, केशिकाएं क्या है। ऐसी नलिकाकार संरचना है, ऐसी नलियां हैं जिसके अंदर रुधिर का प्रवाह होता है, रुधिर इनमें बहता है, जहां पर भी जाना है रुधिर को वो ये ले जाएगी, इनमें बहकर जाएगा। ठीक है, जैसे कि पाइप में पानी बहकर जाता है ना, वैसे ही। ठीक है, शिरा, धमनी, केशिकाएं। अब हम देखते हैं कि जो शिरा और धमनी है उनमें क्या अंतर है। पहले हम शिरा और धमनी को देख लेते हैं। शिरा और धमनी में क्या अंतर है। हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो 24 घंटे लगातार कार्य करता है, और वो जो है हमारे पूरे शरीर के अंदर ब्लड को पंप करने का काम करता है, या हम यूं कहें रक्त को पंप करने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है। और उस अंग को हम क्या कहते हैं? हृदय। हृदय, हृदय, या इंग्लिश में इसे कहे तो हार्ट, हृदय। ठीक है, तो यानी कि इन सारी धमनियों को, इन शिराओं को, केशिकाओं को, यानी कुल मिला के जो रुधिर वाहिनियां हैं, इन सबको रक्त को कहाँ लाना पड़ेगा और कहाँ से ये ले जाएगी? हृदय से। ठीक है, यहाँ पर इनको हाजिरी देना जरूरी है। यहाँ पर रक्त आएगा, यहीं से जाएगा। ठीक है, यहीं पर रक्त आएगा, यहीं से जाएगा। और इनके अंदर जो है शुद्ध रुधिर आता है, अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध रुधिर, शुद्ध रुधिर क्या होता है वो पहले जान लेते हैं। देखिए, शुद्ध रुधिर का अगर शब्द आ जाए उसका मतलब है कि ऐसा रुधिर जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई हो, ऐसा ब्लड जिसमें क्या हो? ऑक्सीजन घुली हुई हो। और अगर अशुद्ध जहां पर शब्द आ जाए, अशुद्ध रुधिर आ जाए जहां पर शब्द, उसका मतलब क्या है कि ऐसा रुधिर जिसके अंदर क्या घुली हुई हो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई हो। ठीक है, उसको तो हम कहेंगे अशुद्ध रुधिर। और शुद्ध रुधिर का मतलब है ऑक्सीजन युक्त रुधिर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये काम आने वाले हैं ये आगे शब्द, इसीलिए मैंने आपको क्लियर किया है अभी। देखिए, जो शिरा होती है, हम जानते हैं कि ब्लड जो है लाना भी हृदय से ही है, ले जाना भी हृदय से ही। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शिरा क्या काम करेगी? हृदय के अंदर रुधिर को लाएगी। रुधिर को कहाँ ले जाने का काम करेगी? ये हृदय में। रुधिर को कहाँ लाएगी? हृदय के अंदर लाएगी। यानी कि हृदय के अंदर लाने वाली कौन सी रक्तवाहिनी है? रुधिर को हृदय तक लाने वाली कौन सी रक्तवाहिनी है? आप कहोगे कौन सी है? शिरा है। कौन सी है? शिरा। शिरा क्या काम करती है? रुधिर को कहां से लेके आएगी? हम कह रहे ला रही है, कहां से लेके आएगी? पूरे शरीर का, या शरीर से, या हम यूं कहें कि उत्तकों से। उत्तक कहेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। उत्तक से। उत्तक से कहां लाएगी रुधिर को? हृदय तक लाने का काम करेगी। उत्तक से हृदय तक लाने का काम कौन सी रक्तवाहिनी करती है? कौन सी करती है? शिरा करती है। शिरा जो है ब्लड को कहां से कहां तक लाएगी? उत्तकों से कहां लाएगी? हृदय तक लाएगी, हृदय के अंदर लाएगी। क्लियर है? चलिए, अब धमनी को देखते हैं। शिरा अगर कम समझ में आ गया तो धमनी समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको एक एक क्लियर करूंगी, इसको हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे और इनकी विशेषताएं भी पढ़ेंगी। एक बार इनको समझ लीजिए कि कौन लाने का काम करती है, कौन ले जाने का काम करती है। अब देखिए धमनी के बारे में, धमनी का समझिएगा। धमनी जो है वो क्या काम करेगी? धमनी जो है हृदय से रुधिर को ले जाने का काम करेगी। हृदय से रुधिर को ले जाने का काम करेगी। ला कौन रही है? शिरा। ले जाने का काम कौन कर रही है? धमनी। कहाँ ले जाएगी? पूरे शरीर के अंदर, या हम कहें उत्तक के अंदर, उत्तकों के अंदर। हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना है?
कोशिकाओं से। कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या कोशिकाएं जो है, कोशिका जो है वो आगे जाकर किसका निर्माण करती है, ऊतक का। और ऊतक जो है वो आगे अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, अंग तंत्र पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। तो हम यूं कहें कि ये जो है धमनी जो है हृदय से ब्लड को कहाँ ले जाती है, ऊतकों के अंदर या फिर हमारे पूरी बॉडी के अंदर ले जाने का काम करती है। ठीक है, तो हृदय में लाने का काम तो कर रही है शिरा, ले जाने का, वापस हृदय से ले जाने का काम पूरी बॉडी के अंदर कौन कर रही है, धमनी कर रही है। क्लियर है यहाँ तक? अब एक दो शब्द आप और सुनोगे, शिरिकाएं और केशिकाएं, शिरिकाएं और धमनिकाएं। शिरिकाएं क्या होती है, ध्यान दीजिए। ये जो शिरा है, ये जो शिरा है, जैसे मान लीजिए ये कोई शिरा है, ठीक है, ये आगे जाकर पतली पतली नलिकाकार संरचनाओं में बढ़ जाती है, इन्हीं को हम कहते हैं शिरिकाएं। क्या कहते हैं, शिरिकाएं, शिरिकाएं। और जो धमनी है वो भी आगे जाकर पतली पतली नलिकाकार संरचनाओं में बढ़ जाती है, इसी को हम कहते हैं धमनिकाएं। क्या कहते हैं, धमनिकाएं, धमनिकाएं। अब अपने को इनको एक एक को पढ़ना है कि शिरा जो होती है वो किस प्रकार से कार्य करती है, इसकी संरचना कैसी होती है, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, ठीक है, और फिर धमनी के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे केशिकाओं के बारे में। क्लियर है यहाँ तक? अब हम शिरा और धमनी को जो है वो एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम जानते हैं हार्ट के बारे में, हार्ट की संरचना हम जो आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हार्ट का जो टॉपिक है वो अगला ही हमारा टॉपिक रहने वाला है, उसके बारे में हम समझेंगे। लेकिन एक बार जो शिरा धमनी है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि वो होती क्या है। बहुत ही इजी है, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का बना होता है, लेकिन वो अभी हमें समझना नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ शिरा और धमनी को, हार्ट को भूल जाइए। हम ये जानते हैं कि हार्ट जो है वो एक ऐसा स्थान है जहां पर धमनी और शिरा जो है रक्त का लाने ले जाने का काम करती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जो हार्ट होता है उसमें हमने अभी पढ़ा शिरा क्या काम करेगी, ध्यान रखिएगा। शिरा जो है वो ब्लड को शरीर से कहाँ लाने का काम करेगी, हृदय में लाने का काम करेगी। ठीक है, हम करते हैं बात ऊतक की, क्योंकि ऊतक ही होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ऊतक की बात करते हैं। यहां से एक नलिकाकार संरचना आ रही है हमारे हृदय के अंदर, हृदय के अंदर। ठीक है, जो रक्त को लाने का काम कर रही है, किसमें लाने का काम कर रही है, हृदय में लाने का काम कर रही है। मैंने बताया कि शरीर से हृदय में ब्लड को कौन सी वाहिनी लाती है, शिरा लाती है। तो ये कौन सी वाहिनी हो गई, शिरा हो गई, शिरा हो गई। ठीक है, लेकिन ये पूरे ब्लड को या पूरे शरीर के ब्लड को ला रही है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, महाशिरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाशिरा कहा जाता है। क्लियर है, महाशिरा कहा जाता है। कौन से रुधिर को ला रही है, ऊतकों में, ऊतकों के अंदर कौन सा रुधिर बनेगा, ऊतकों के अंदर कौन सा बनेगा, CO2 युक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, यानी कि हम ये कहें अशुद्ध रुधिर। तो ठीक है, तो ये क्या करेगी, CO2 युक्त रुधिर को कहाँ लाएगी, हमारे हृदय के अंदर लाएगी। तो अब यहाँ पर कौन सा ब्लड आ गया, कौन सा ब्लड आ गया, अशुद्ध रुधिर आ गया, हृदय के अंदर अशुद्ध रुधिर आ गया। ठीक है, अब देखिएगा यहां से एक नलिकाकार संरचना फिर से निकलती है, एक नली निकलती है, या हम कहें कि एक वाहिनी फिर से निकलती है, जो रुधिर को हृदय से कहां ले जाने का काम करती है, फेफड़ों तक ले जाने का काम करती है। ये फेफड़े हो गए। हृदय से रुधिर को फेफड़ों तक ले जाने वाली कौन सी रक्तवाहिनी है, हमने क्या बात की थी, हृदय से फेफड़ों तक रुधिर को कौन ले जाएगी, धमनी ले जाएगी ना। हृदय के अंदर लाने वाली तो शिरा है,
ले जाने वाली कौन है? हृदय से फिर से बाहर ले जाने वाली कौन है? हृदय से दूर ले जाने वाली कौन है? रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाली धमनी को हम सॉरी हृदय से दूर ले जाने वाली जो वाहिनी होती है उसको हम क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। तो ये जो है CO2, अब इसके अंदर CO2 है, तो इस रुधिर को यानी कि CO2 युक्त रुधिर को कहाँ ले जा रही है? फेफड़ों के अंदर। ये फेफड़े हैं, फेफड़ों के अंदर ले जा रही है, यानी कि दूर ले जा रही है ना। यहां से हृदय से दूर ले जाने का काम कौन कर रही है? किसको कहते हैं हम? ऐसी रक्त वाहिनी जो हृदय से दूर ले जाने का काम करती है, रक्त को कौन क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। तो ये हमारी क्या हो गई? धमनी हो गई। क्या हो गई? धमनी। लेकिन ये कहाँ ले जा रही है? हृदय तक, सॉरी फेफड़ों तक ले जा रही है, और फेफड़े को हम क्या कहते हैं? फुफ्फुस कहते हैं। तो ये कौन सी धमनी हो जाएगी? फुफ्फुस धमनी। कौन सी हो जाएगी? फुफ्फुस धमनी। कौन सी हो जाएगी? फुफ्फुस धमनी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, ये CO2 युक्त रुधिर को फुफ्फुस धमनी फेफड़ों के अंदर ले गई शुद्ध करने के लिए। और शुद्ध रुधिर कौन सा होता है? जिसमें ऑक्सीजन घुली होती है। यानी कि यहां से जो वापस ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर को लाने वाली नलिकाकार संरचना है, और हम जानते हैं कि रक्त जो है रक्त को इस हार्ट के अंदर, इस हृदय में कौन सी संरचना लाती है? कौन सी लाती है? शिरा लाती है। ये देखिए शिरा ला रही है, ठीक है। फिर से ये ले गई फुफ्फुस धमनी, लाएगी कौन? शिरा लाएगी। कौन सी शिरा लेके आएगी? फुफ्फुस से ला रही है, इसलिए कौन सी शिरा हो जाएगी? फुफ्फुस शिरा। कौन सी हो जाएगी? फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा कौन से रुधिर को लाएगी? शुद्ध या अशुद्ध? यहां से गया शुद्ध होने के लिए, तो अब शुद्ध ही वापस आएगा ना। तो कौन सा हो जाएगा? वो ऑक्सीजन युक्त रुधिर। कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन युक्त रुधिर। क्लियर है आपको यहाँ तक? ठीक है। ये कौन हो गई? फुफ्फुस शिरा हो गई, जो लाने का काम करती है। किसमें? हार्ट के अंदर लाने का, हृदय के अंदर ब्लड को लाने का काम कौन करती है? शिरा करती है। दूर ले जाने का काम कौन करती है? धमनी करती है। ला कौन रही है यहाँ पर? किससे लेके आ रही है? फेफड़ों से ला रही है, इसलिए इसको फुफ्फुस शिरा कहते हैं। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां से फिर से एक नलिकाकार संरचना निकलेगी, जो रुधिर को कहां लेके आएगी? कहां लेके आएगी? इन उत्तकों तक लेके आएगी। उत्तकों तक लेके आएगी। और रुधिर को हृदय से दूर ले जाने वाली कौन सी नलिकाकार संरचना होती है, या कौन सी रक्त वाहिनी होती है? तो हम कहेंगे धमनी होती है। कौन सी होती है? धमनी होती है। और क्योंकि ये ब्लड को पूरे शरीर तक ले जाने का काम कर रही है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? महाधमनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाधमनी कहा जाता है। महाधमनी कहा जाता है। कौन से ब्लड को लाने का काम करेगी? उत्तक तक कौन से ब्लड को ला रही है? शुद्ध या अशुद्ध? क्योंकि यहाँ पर शुद्ध रुधिर यहाँ से आया था, इसके अंदर चला गया, यहाँ से ये फिर से ले जाने का काम करेगी। कौन ले जा रही है? महाधमनी ले जा रही है। कौन सा रुधिर ले जाएगी? O2 युक्त रुधिर। O2 युक्त रुधिर यानी कि शुद्ध रुधिर को ले जाने का काम करेगी। क्लियर है यहाँ तक? ये होती है अपनी धमनी, शिरा और महाधमनी और महाशिरा। इन्हीं के बारे में अपने को पढ़ना है। एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ मैं, आप एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा। देखिए, रक्त वाहिनियां जो होती है वो 3 टाइप की होती है, शिरा, धमनी और केशिकाएं। केशिकाओं को हम बाद में पढ़ेंगे, वो अलग से अपना एक टॉपिक रहेगा अपने, हम इसके बाद में जस्ट बाद में पढ़ेंगे। पहले हम शिरा और धमनी को क्लियर कर देते हैं। इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि शिरा जो है पूरी बॉडी से रुधिर को हृदय में लाने का काम करती है, और धमनी जो है इस हृदय के अंदर जो शुद्ध रुधिर बनेगा उसको फिर से कहाँ ले जाएगी? उत्तकों तक ले जाएगी। उत्तकों को शुद्ध रुधिर की जरूरत है ना, और उत्तक क्या करेंगे? अशुद्ध रुधिर बनाएंगे, उसको वापस हृदय तक लाएगी। हृदय फिर फेफड़ों तक पहुंचाएगा, और फेफड़ों से वापस हृदय में लाकर फिर वापस कहाँ ले जाना है? उत्तकों तक ले जाने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम महाशिरा की अगर बात करें तो शिरा क्या होती है? शिरा जो है उत्तकों से रुधिर को कहाँ लाती है? कहाँ लेके आती है? हृदय के अंदर लाती है। हृदय के अंदर लाती है, और ये जो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि पूरे शरीर का रुधिर ला रही है, पूरे शरीर का ला रही है। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं महाशिरा। क्या कहते हैं? महाशिरा। उत्तकों के अंदर कौन सा रुधिर बनेगा? अशुद्ध बनेगा, इसलिए ये अशुद्ध रुधिर को यानी कि CO2 युक्त रुधिर को कहाँ लाने का काम करती है? हृदय के अंदर लाने का काम करती है।
हृदय के अंदर लाने के बाद हृदय से फिर से एक रक्त वाहिनी बाहर निकलती है जो फेफड़ों तक रुधिर को ले जाती है। कौन से रुधिर को? CO2 युक्त रुधिर को। और हम जानते हैं कि हृदय से रुधिर को दूर करने वाली, हृदय से ले जाने वाली, दूर करने वाली रक्त वाहिनी को हम क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। और ये कहाँ ले जा रही है? फेफड़ों तक ले जा रही है, इसलिए हम क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी। क्या कहेंगे? फुफ्फुस धमनी। क्लियर है? फिर यहाँ से फेफड़ों के अंदर क्या बनेगा? शुद्ध रुधिर बनेगा, ऑक्सीजन युक्त रुधिर बनेगा। ठीक है, क्योंकि हम फेफड़ों में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। हम सांस लेते हैं तब हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है, और जब रुधिर फेफड़ों में आएगा, इधर से ऑक्सीजन जाएगी तो वो उसमें घुल जाएगा, यानी कि शुद्ध हो गया, रुधिर शुद्ध हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर है इसको वापस कहाँ ले जाना है? हृदय में, क्योंकि हृदय तो वो अंग है जो हमारे पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को ले जाने का काम करेगा। फेफड़े तो नहीं ले जाएंगे ना, फेफड़े तो सिर्फ उसके अंदर ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को घोलने का काम करेंगे। यहाँ से वापस हृदय के अंदर आना पड़ेगा ब्लड को, अगर पूरी बॉडी में जाना है तो यहाँ से वापस ब्लड को हृदय में कौन ला रही है? कौन ला रही है? फुफ्फुस शिरा। कौन लेके आ रही है? फुफ्फुस शिरा। शिरा जो है हृदय के अंदर ब्लड को लाने का काम करती है, और क्योंकि ये फुफ्फुस से आ रही है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? फुफ्फुस शिरा। ऑक्सीजन युक्त रुधिर को ला रही है। अब ये हृदय के अंदर तो आ गया, पर हमारा जो हार्ट है उससे वापस ब्लड जो है पूरी बॉडी को सप्लाई करना है ना, उसके लिए एक बड़ी सी रक्त वाहिनी होनी चाहिए। और हम जानते हैं कि दूर करने वाली, यानी कि हृदय से ब्लड को या रक्त को दूर करने वाली कौन सी रक्त वाहिनी होती है? धमनी होती है। कौन होती है? धमनी होती है। और क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर बना है वो हमारे पूरी बॉडी में चाहिए, पूरे शरीर के अंदर चाहिए। ठीक है ना, उस संरचना को क्या कहेंगे, या उस वाहिनी को क्या कहेंगे कि हृदय से पूरी बॉडी के अंदर रक्त का प्रवाह करेगी? उसको हम क्या कहेंगे? धमनी कहेंगे। और क्योंकि ये पूरी बॉडी में ले जा रही है इसलिए हम क्या कहते हैं? महाधमनी। क्या कहेंगे इसको? महाधमनी। कौन से रुधिर को लाएगी? ऑक्सीजन युक्त रुधिर को लाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए इसमें थोड़ा सा अंतर हम देख लेते हैं। महाशिरा जो होती है, या हम ये शिरा की बात करें तो शिरा के अंदर हमेशा ऑक्सीजन युक्त रुधिर, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर जो है वो प्रवाह करेगा। ठीक है, इसके अपवाद में बताऊंगी भी। शिरा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी कि अशुद्ध रुधिर बहता है, जबकि धमनी के अंदर ऑक्सीजन युक्त रुधिर यानी कि शुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन इनके अपवाद क्या हो जाएंगे कि हम जानते हैं कि शिरा के अंदर अशुद्ध रुधिर बहता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है, लेकिन ये जो फुफ्फुस धमनी है इसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर बहता है, तो ये इसका अपवाद हो गया। ठीक है, धमनी के अंदर ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है, धमनी के अंदर ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है, लेकिन वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बह रहा है, क्योंकि वो कहाँ ले जा रही है? फेफड़े तक ले जा रही है। ठीक है, शिरा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर जो बहता है, ठीक है, लेकिन जो फुफ्फुस शिरा है उसमें कौन सा रुधिर बहेगा? ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहेगा। ये इसका अपवाद हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, शिरा की जो भित्ति होती है वो कैसी होती है? पतली होती है। कैसी होती है? पतली। क्यों होती है? क्योंकि इसको दाब की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये तो बॉडी से कहाँ ले जा रही है ब्लड को? हृदय के अंदर ले जा रही है, तो उसके लिए तो कोई दाब लगाने की जरूरत है ही नहीं, प्रेशर की जरूरत है ही नहीं। तो इसके जो है ये जो रुधिर वाहिनी होगी, इसकी जो ये भित्ति होगी ये कैसी होगी? पतली होगी। और इसके अंदर जो रक्त का दाब होगा वो भी दाब कैसा होगा? कम होगा। दाब कैसा होगा? कम होगा। इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर, क्योंकि ये जो है रुधिर को हृदय से वापस लाने का काम करती है ऊतकों तक, इसलिए इसकी जो भित्ति होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी होती है। मोटी होती है, क्योंकि इसके अंदर दाब क्या होता है? अधिक होता है। दाब अधिक होता है, दाब अधिक पड़ता है। पूरे बॉडी तक इसको ब्लड को फ्लो करवाना है, ले जाना है, पूरी बॉडी को पहुंचाना है, तो इसके अंदर दाब अधिक होगा। अगर इसके अंदर दाब अधिक है और अगर इसकी मान लीजिए कि भित्ति जो है पतली हुई तो ये फट सकती है, इसलिए इसकी भित्ति जो होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है व्यास जो है वो कम हो जाता है। व्यास कम हो जाता है और ब्लड जो है वो पूरे दाब के साथ बहता है। ठीक है ना, हम यूं कहेंगे फास्ट बहता है, अधिक तेजी से बहता है और दाब लगाता है पूरी तरह से, इसलिए इसकी जो भित्ति होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है। अभी हम एक एक क्लियर करेंगे, इसके एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। क्या आपकी बुक के अंदर कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं
उनको भी हम समझेंगे, लेकिन एक बार नेचुरली जो छोटा सा इनके अंदर अंतर है वो समझिएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको यहाँ तक ये तो समझ में आ गया होगा कि शिरा जो है रुधिर को, रक्त को कहाँ ले जाने का काम करती है? हृदय में ले जाने का काम करती है। हृदय से वापस रुधिर को उत्तकों तक ले जाने का काम कौन करती है? धमनी करती है। यानी कि आप ये समझिए सीधा का सीधा कि हृदय तक ले जाने वाली जो रक्तवाहिनी है, रुधिर को जो हृदय तक ले जाने वाली रक्तवाहिनी जो है वो कौन होगी? शिरा होगी। और रुधिर को हृदय से दूर ले जाने वाली, दूर है यानी कि मेरा हृदय है तो इससे दूर ले जाने वाली, पूरी बॉडी के अंदर ले जाने वाली जो रक्तवाहिनी होगी वो कौन होगी? धमनी होगी। क्लियर है यहाँ तक? अब हम एक एक चलिए शिरा और धमनी को पढ़ने से पहले, उनकी विशेषताएं या उनके लक्षण पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि जो शिरा और धमनी होती है, जैसे कि कोई शिरा है या कोई भी धमनी है तो उसके कितने स्तर होते हैं, वो कितने स्तरों में बटी होती है। कोई भी शिरा है, मान लीजिए ये शिरा है, ठीक है, तो उसके कितने स्तर होते हैं या धमनी के कितने स्तर होते हैं? तो शिरा और धमनी के जो है 3 स्तर होते हैं, वो 3 स्तरों में बटी होती है। उसके अंदर इस तरह से 3 स्तर होते हैं, ठीक है। सबसे बाहरी जो स्तर होता है उसे बाह्य कंचुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्य कंचुक, ठीक है। इसके अंदर यानी कि मध्य का, बीच का जो स्तर होता है उसे क्या कहा जाता है? मध्य कंचुक कहा जाता है, क्योंकि ये बीच में होता है, ठीक है। और सबसे आंतरिक यानी कि सबसे अंदर की ओर जो स्तर होता है उसे हम कहते हैं अंतः कंचुक। क्या कहेंगे? अंतः कंचुक, ठीक है। समझ में आ गया? शिरा और धमनी के 3 स्तर होते हैं, वो मोटी होती है ना तो वो 3 स्तर पाए जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। सबसे बाहर की ओर तो बाह्य कंचुक, अंदर की ओर मध्य कंचुक, उसके यानी कि बीच के अंदर जो है मध्य कंचुक होगा। यानी किसके अंदर की ओर? बाह्य कंचुक के जस्ट नीचे का जो स्तर होता है उसे मध्य कंचुक कहा जाता है, और जो सबसे अंदर की ओर जो स्तर होता है उसे क्या कहा जाता है? अंतः कंचुक कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? अंतः कंचुक कहा जाएगा। क्लियर है? अब हम एक एक स्तर के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे बाहरी स्तर होता है जिसे हम बाह्य कंचुक कहते हैं, वो सबसे बाहरी स्तर होता है, ये तो हमें क्लियर है, हम जानते हैं सबसे बाहरी स्तर होता है। इनका जो निर्माण होता है यानी कि इस बाह्य कंचुक का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? संयोजी उत्तक से होता है। संयोजी उत्तक से होता है। संयोजिक उत्तक क्या होते हैं? उत्तक क्या होते हैं वो तो हमें क्लियर है। उत्तक क्या होते हैं? कोशिकाओं का समूह, ऐसा समूह जिसका कार्य और जिसकी संरचना समान हो उसे हम कहते हैं उत्तक, ठीक है। और उत्तक जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक प्रकार होता है संयोजी उत्तक। और हमारा जो ब्लड था, हमने पढ़ा था, ब्लड यानी कि रक्त जो था वो भी एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक था। कैसा था? तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक। हमने उसको संयोजी उत्तक क्यों कहा था? क्योंकि संयोजी उत्तक क्या करता है? एक शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और ब्लड जो है वो तरल होता है, क्योंकि उसका तरल भाग जो है वो कौन बनाता है? प्लाज्मा बनाता है। ये हमने चर्चा की थी। यानी ये भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, और उसमें हमने संयोजी उत्तक को क्लियर किया था। इसलिए मैंने यहाँ बताया कि ब्लड जो है वो भी एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है, जो हमने पढ़ लिया है। इसी तरह से बाह्य कंचुक का निर्माण भी संयोजी उत्तक से होता है। संयोजी उत्तक क्या करते हैं? एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करते हैं। संयोजी का मतलब संयोजन, संयोजन का मतलब जोड़ना, ठीक है। इनके अंदर कुछ अप्रत्यास्थ केलोजन तंतु पाए जाते हैं। देखिए केलोजन तंतु क्या होते हैं वो हम पेशियों में पढ़ेंगे। जब पेशियों का टॉपिक आता है उसमें होता है केलोजन तंतु, वो क्या होते हैं वो उनका टॉपिक है, ठीक है। और अप्रत्यास्थ यानी कि आपने शब्द सुना होगा प्रत्यास्थ था या प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि उसकी संरचना में उसकी संरचना बदल जाए तथा बल हटाने पर फिर से उसकी संरचना जो है पहले जैसी हो जाए, उस गुण को हम कहते हैं प्रत्यास्थता। तो इनके अंदर जो केलोजन तंतु होंगे वो अप्रत्यास्थ होंगे, यानी कि उनके कितना भी बल लगाओ, कुछ भी करो, उनकी संरचना जो है वैसी की वैसी रहेगी, परिवर्तित नहीं होगी। दूसरा हम पढ़ते हैं मध्य कंचुक। मध्य कंचुक जो कि बीच में होता है ना, मध्य का स्तर, जो बीच का स्तर होता है उसे हम कहते हैं मध्य कंचुक। ये मध्य का होता है और इसके अंदर जो है अरेखित पेशियां पाई जाती है। अरेखित पेशियां, जो कि पेशियों में भी पढ़ा जाता है, अरेखित पेशियां, ठीक है। पेशियों का एक प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं अरेखित, एक होती है रेखित, अरेखित, इस प्रकार से पेशियों के प्रकार होते हैं। और उसमें आती है अरेखित पेशियां जो कि इनमें पाई जाती है, और वर्तुल रूप का मतलब क्या है? गोलाकार आकृति में इस प्रकार से पाई जाती है, इस प्रकार की आकृति बनाए हुए पाई जाती है।
इनके अंदर भी प्रत्यास्थ तंतु, इनमें जो है प्रत्यास्थ तंतु उपस्थित होते हैं। इनमें क्या होते हैं? प्रत्यास्थ तंतु, जो क्या काम करते हैं? शिरा और धमनी को जो है प्रत्यास्थता प्रदान करते हैं, क्योंकि शिरा और धमनी में जब ब्लड बहेगा तो उनका जो है आकार बदलेगा, है ना। उनका आकार कभी मोटा हो जाएगा, कभी छोटा हो जाएगा, तो वो आकार प्रदान करने का काम कौन करेगा? मध्य कंचुक करेगा, क्योंकि इनके अंदर प्रत्यास्थ तंतु उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से वो अपना आकार जो है वो बदल सकती है, उनका व्यास कम और ज्यादा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अंतः कंचुक, जो कि सबसे आंतरिक स्तर होता है, सबसे अंदर की ओर होता है, सबसे आंतरिक स्तर को कहा जाता है अंतः कंचुक। ठीक है, इनका निर्माण किससे होता है? तो इनका निर्माण शल की उपकला उत्तक से होता है। किससे होता है? शल की उपकला उत्तक से। ये उत्तक के टॉपिक में पढ़ा जाता है, अभी हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए बस ये ध्यान रखिए कि ये किसका बना होता है? शल की उपकला उत्तक का बना होता है। इनका जो आंतरिक स्तर होता है, यानी कि कोई मध्य कंचुक है, सॉरी आंतरिक कंचुक है, जिन्हें हम अंतः कंचुक भी कहते हैं और आंतरिक कंचुक भी कहते हैं। इनका जो सबसे आंतरिक सतह जो होती है, यानी कि सबसे अंदर की ओर जो इनकी सतह होती है, वो कैसी होती है? कांच के समान चिकनी होती है, बहुत ही चिकनी होती है, कांच के समान जो है वो चिकनी होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो है धमनी और शिरा के स्तर हैं, जो 3 स्तरों की बनी होती है। धमनी और शिरा जो होती है वो 3 स्तरों में बटी होती है, 3 स्तर की बनी होती है। कौन कौन सा? बाह्य कंचुक, मध्य कंचुक और अंतः कंचुक। अब हमें एक एक के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिरा की, कि शिरा जो होती है उनमें क्या क्या संरचनाएं होती है, वो किस प्रकार की होती है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या काम करती है, वो तो हमने क्लियर कर ही लिया है। चलिए अब हम पढ़ते हैं धमनी के बारे में। वैसे हमने क्लियर कर लिया है कि धमनी क्या काम करती है, इसका जो आंतरिक स्तर कैसा होता है, इनमें रुधिर का प्रवाह कैसा होता है, वो पढ़ लिया है। एक बार फिर अपन पढ़ लेते हैं। आपकी जो बुक है, जो बुक का सिलेबस है, उसमें क्या क्या पॉइंट लिखे हुए हैं वो देख लेते हैं एक बार, ताकि किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं रहे कि वो वाला पॉइंट हमें नहीं समझाया। तो हम बात करते हैं धमनी की। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं धमनी की। धमनी का वैसे मैंने बता दिया है कि धमनी जो है आगे जाकर छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, उसी को हम कहते हैं धमनिकाएं। ठीक है, तो धमनी जो होती है वो क्या कार्य करती है? धमनी क्या काम करती है? रुधिर को हृदय से दूर ले जाने का काम करती है। रुधिर को हृदय से दूर ले जाने का, यानी कि उत्तकों तक पहुंचाने का काम कौन करती है? धमनी करती है। शिरा क्या काम करती है? हृदय तक लाने का काम करती है। ठीक है, ये हमारा हृदय है, ये है शिरा जो रुधिर को लाती है, ब्लड को इसके अंदर ला रही है, वो तो है शिरा। और इस हृदय से फिर से रुधिर को ले जाएगी, ये तो ला रही है, वो तो कौन हो गई? शिरा हो गई। और धमनी जो है वो ब्लड को क्या करती है? हृदय से अंगों तक लाती है, या हम कहें उत्तकों तक लाती है, वो कहलाती है धमनी। ऐसी रुधिर वाहिका या ऐसी रक्तवाहिनी जो ब्लड को या रुधिर को हृदय से दूर ले जाने का काम करती है, क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। ठीक है, इनका जो मध्य कंचुक होता है वो अधिक मोटा होता है। अभी हमने पढ़ा ना कि जो धमनी और शिरा होती है उनमें 3 स्तर होते हैं। सबसे बाहरी स्तर को बाह्य कंचुक, मध्य स्तर को मध्य कंचुक और आंतरिक स्तर को क्या कहा जाता है? आंतरिक कंचुक या अंतः कंचुक कहा जाता है। तो इनका जो ये मध्य कंचुक है, जिनके अंदर क्या थे, हमने पढ़ा ना, प्रत्यास्थ तंतु होते हैं, प्रत्यास्थ तंतु होते हैं, तो ये ज्यादा मोटा होता है। कैसा होता है? ज्यादा मोटा होता है। ठीक है, अधिक मोटा होता है, इसलिए इनका आंतरिक व्यास जो है वो शिरा से कम होता है, क्योंकि ये ज्यादा मोटा है। ठीक है, तो कोई भी संरचना है या कोई भी धमनी है, अगर इसका मध्य कंचुक मोटा है तो ये स्थान ज्यादा घेर लेगा, जिसकी वजह से इसका बीच का जो स्थान होगा वो कम होगा, कम बच जाएगा। ठीक है, इसलिए इनका आंतरिक व्यास कैसा होता है? कम होता है। ठीक है, और आंतरिक व्यास कम होने की वजह से इनके अंदर जो ब्लड होगा वो तेजी से बहेगा। कैसा बहेगा? तेजी से बहेगा। ठीक है, एक कारण ये भी है कि ये ब्लड को पूरे अंगों तक पहुंचाने का काम कर रही है, यानी कि इसके अंदर ब्लड जो आएगा वो अधिक दाब से आएगा, अधिक दाब से आएगा ब्लड, क्योंकि ये जो हृदय होगा वो जब संकुचित होगा, जब संकुचित होगा तो ब्लड जो है अधिक दाब से आएगा। अधिक दाब होने की वजह से अगर इनकी भित्ति पतली हुई, इनका स्तर जो है वो अधिक स्तर का कोई वैसे रोल नहीं है, लेकिन अगर इनकी भित्ति पतली हुई तो क्या होगा? ये फट सकती है, ये धमनी जो है वो फट सकती है। इसलिए इनका जो इनकी जो भित्ति होती है वो कैसी होती है? मोटी। अगर भित्ति मोटी है तो इनका बीच का व्यास कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा।
बीच का जो स्थान है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कपाट इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं, इनमें किसी प्रकार के कपाट नहीं पाए जाएंगे। अगर इनके मान लीजिए यहाँ पर कोई कपाट है मतलब आने जाने के लिए रास्ता देना है ना, ब्रेकर, ब्रेकर जैसे हमने रोड के ऊपर ब्रेक लगे होते हैं ना, गाड़ी चलने के लिए रोड के ऊपर ब्रेक लगे होते हैं, वैसे इनके अंदर कोई ब्रेकर नहीं पाया जाता। मान लीजिए अगर यहाँ पे इनके अंदर ब्रेकर पाया गया और रुधिर से ये आया, तो अगर ये बंद है, अभी मान लीजिए कपाट बंद है, तो कपाट बंद होने की वजह से रुधिर का जो दाब है वो हृदय पर बढ़ जाएगा, है ना। हृदय के अंदर क्या हो जाएगा, रुधिर का दाब यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, जिससे रुधिर का दाब जो है वो हृदय पर बढ़ जाएगा, जो कि हमारे लिए घातक हो सकता है। इसलिए इनके अंदर कोई भी कपाट नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि केवल महाधमनी एवं फुफ्फुस कांड के आरंभिक भाग में अर्धचंद्राकार कपाट जो है वो पाए जाते हैं। अब महाधमनी जो है हमने पढ़ ली थी कि पूरे शरीर के अंदर जो है ले जाने का काम करती है रुधिर को, और फुफ्फुस कांड के आरंभिक भाग में, आरंभिक यानी कि जहां से शुरू होता है, जो महाधमनी होगी जहां से जुड़ी रहेगी फुफ्फुस कांड से, या फुफ्फुस से जहां से जुड़ी रहेगी, उसके अगले वाले यानी जहां से वो जुड़ी रहती है वहीं पर केवल कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं महाधमनी। महाधमनी वैसे मैंने बता दिया था, महाधमनी क्या करेगी, ब्लड को पूरी बॉडी तक ले जाने का काम करेगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी धमनी होती है जो शरीर के सभी भागों में शुद्ध रुधिर को ले जाने का, अच्छा शुद्ध रुधिर बहेगा या अशुद्ध, तो शुद्ध रुधिर बहेगा, क्योंकि ये अंगों तक ले जाने का काम कर रही है। कहां से, हृदय से, और हृदय से जो है पहले ही कौन लेके आ गई, शिरा, फुफ्फुस शिरा जो है हृदय में ऑक्सीजन युक्त रुधिर को लेके आ गई थी, हमने पढ़ लिया था, और उसी को ये जो है पूरे अंगों तक या ब्लड को जो है पूरे शरीर के भागों तक पहुंचाने का काम करती है। कौन करती है, महाधमनी करती है, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। तो महाधमनी जो है क्या करेगी, ये सबसे बड़ी धमनी होती है जो शरीर के सभी भागों में शुद्ध रुधिर को ले जाने का कार्य करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फुफ्फुस धमनी फेफड़ों में अशुद्ध रुधिर ले जाने का काम करती है, हमने पढ़ा था ना। ये तो थी कौन थी, महाशिरा, और यहां से जो है कौन निकलती है, धमनी निकलती है जो फेफड़ों तक जो है वो ब्लड को ले जाती है, और कौन सा ले जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी कि अशुद्ध रुधिर को ले जाती है। कहाँ ले जाती है, फेफड़ों तक ले जाती है। कौन ले जाती है, फुफ्फुस धमनी, क्योंकि फेफड़ों तक ले जाती है इसलिए हम इसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी, ये हमने पहले ही क्लियर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है धमनियों की पतली शाखाएं धमनिकाएं कहलाती है, यानी कि कोई भी धमनी है वो आगे जाकर पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाता है, इन्हीं को हम कहते हैं धमनिकाएं। क्या कहेंगे, धमनिकाएं। नेक्स्ट है इनकी भित्ति में अंतः उपकला होती है, इनकी जो भित्ति होगी इसके अंदर क्या होगा, अंतः उपकला का स्तर बना होगा। धमनिकाओं में अनेक तथा केशिकाओं की संधि पर वर्तुल पेशियां अवरोधिनी पाई जाती हैं। धमनिकाओं के अंदर जो है बहुत सारी अवरोधिनी पाई जाती है। अवरोधिनी का मतलब जो कि क्या करेगी, ब्लड की सप्लाई को कंट्रोल करेगी, कितना पहुंचाना है कितना नहीं पहुंचाना है उसका कंट्रोल जो है अवरोधिनी करती है। अवरोधिनी का मतलब रुकावट, ठीक है, जो क्या करेगी, ब्लड की सप्लाई को कंट्रोल करेगी। ये है हमारा धमनी का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं केशिकाएं। शिराएं हम पढ़ेंगे, केशिकाओं के बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एक बार केशिकाओं को कंप्लीट कर लेते हैं। आपके बुक के अंदर जिस तरह से टॉपिक दे रखे हैं मैं उसी तरह से समझा रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले जो है धमनी का टॉपिक दे रखा है, उसके बाद केशिका और फिर शिरा का टॉपिक दे रखा है, तो मैं उसी तरह से समझाना चाहती हूँ, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो इसीलिए। ठीक है, तो धमनी के बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है केशिकाएं। क्या होती है केशिकाएं, ये भी एक तरह की रुधिर वाहिनियां या रुधिर वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स ही होती है। ठीक है, लेकिन इनका जो आकार होता है, आकृति होती है, वो थोड़ी सी अलग होती है। इनका जो व्यास होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब ये बहुत ही पतली होती है, बहुत पतली होती है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं इनके बारे में कि सबसे पतली रुधिर वाहिनियां होती है ये, यानी कि केशिकाएं जो होती है वो सबसे पतली रुधिर वाहिनियां होती है, सबसे पतली, यानी कि इनका जो व्यास होगा वो बहुत ही कम होगा, इनका व्यास बहुत कम होगा, जिससे जो है ये बहुत ही पतली होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इनका जो व्यास हम देखें अगर, तो वो होता है 4 से 10 माइक्रोमीटर का, 4 से 10 माइक्रोमीटर, यानी बहुत कम व्यास होता है, इसलिए ये बहुत ही पतली होती है। ठीक है, लंबाई की अगर हम बात करें तो ये 0.3 मिलीमीटर से ज्यादा लंबी नहीं होती है, इससे कम ही होती है, ज्यादा लंबाई में ये नहीं होती है।
अगर इनकी भित्ति का निर्माण की हम बात करें कि इनके भित्ति का निर्माण किससे होता है, तो वो केवल एक ही अंतः उपकला से होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा कि इनका व्यास जो है वो बहुत कम होता है, बहुत ही पतली होती है। इस बात का अंदाजा हम यहीं से लगा सकते हैं कि इनके अंदर जो रक्ताणु यानी कि आरबीसी जो होगी, आरबीसी जो होगी वो भी इनके अंदर टेढ़ी होकर निकलेगी। मतलब अगर वो सीधी आरबीसी है इस तरह से, तो वो किसी भी केशिका से वो पार नहीं कर सकती, केशिका से वो निकल ही नहीं पाती है, इसलिए वो थोड़ी सी टेढ़ी होकर निकलती है। ठीक है, और हाँ, अगर हम इसको सामने से देखना चाहिए, उदाहरण देखें तो हमारी आंखों के अंदर एक इस तरह से पतली पतली सी नलिकाएं दिखाई देगी या पतली पतली संरचनाएं, धागे जैसी संरचनाएं दिखाई देगी हमारी आंखों के अंदर, वो यही होती है, केशिकाएं होती है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि गर्म पानी से हमारी आंखों को नहीं धोना चाहिए, क्योंकि वो जो है अगर गर्म पानी इन तक पहुंचेगा, केशिकाओं को लगेगा, तो ये केशिकाएं जो है फट जाएगी। केशिकाएं क्या हो जाएगी? फट जाएगी, क्योंकि बहुत ही पतली, बहुत ही महीन धागे जैसी संरचना होती है ये। ठीक है, इनके अंदर जो है, इनकी भित्ति के अंदर ये जो इनकी जो भित्ति होती है वो जल और गुलित पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। इनकी भित्ति जो है वो जल और गुलित पदार्थ, कोई भी घुला हुआ अगर कोई पदार्थ है जो जल के अंदर घुला हुआ है, उनके लिए पारगम्य होगी, यानी कि वो आने जाने देगी। भित्ति के आर पार, उनके आर पार जो है जल भी आ जा सकता है और गुलित कोई भी पदार्थ है वो भी आ जा सकता है। ठीक है, इनके अंदर रुधिर प्रवाह बहुत धीमा होता है, बहुत धीमा होता है, क्योंकि ये बहुत पतली होती है। अगर इनके अंदर रुधिर प्रवाह तेजी से हुआ तो दाब बढ़ेगा, और अगर दाब बढ़ गया तो इनकी भित्तियां फट सकती है, इसलिए इनके अंदर बहुत धीरे धीरे से जो है रुधिर आगे बढ़ता है। ठीक है, कार्य क्या होता है इनका? तो देखिए, रुधिर, वैसे तो हम जानते हैं कार्य क्या होगा, रुधिर को सप्लाई करना ही होता है, रुधिर इनके अंदर बहता है। और क्या होता है? रुधिर एवं शरीर की कोशिकाओं के मध्य विभिन्न पदार्थों का विनिमय करना, और भी बहुत सारे जो गुलित पदार्थ होते हैं उनको भी ले जाने का काम यही करती है। क्योंकि हम जानते हैं कि रुधिर के अंदर सारे पदार्थ, चाहे अपशिष्ट पदार्थ हो, चाहे ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कोई भोज्य पदार्थ हो, वो रुधिर के अंदर ही घुलकर जाता है, और रुधिर इन्हीं के अंदर जाता है। तो ये कार्य क्या हो गया? रुधिर को भी ले जाना, और इसके साथ साथ कोई भी पदार्थ है उसको भी शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करती है। तो छोटा सा टॉपिक है केशिकाओं का, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, 2-4 लाइनें आपको याद कर दी है मेन कि बहुत ही पतलिकाएं, सबसे पतली वाहिनिकाएं या वाहिकाएं जो होती है वो केशिकाएं होती है, बहुत पतली होती है। ठीक है, व्यास कितना होता है? 4 से 10 माइक्रोमीटर का इनका व्यास होता है, और इस वजह से जो रक्ताणु होते हैं, या हम आरबीसी कहते हैं, हम आरबीसी को पढ़ चुके हैं, किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो वो पिछली क्लासों को जाकर देखे। तो आरबीसी जो होती है वो इसके अंदर मुड़कर जाती है, क्योंकि सीधी जा ही नहीं सकती है, इतनी मोटी नहीं होती है, यानी कि आरबीसी से भी इनका व्यास जो होता है वो बहुत कम होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है वो है शिरा और शिरिकाएं, वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक होगा रुधिर वाहिनिकाएं, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लास्ट हमारी जो वाहिका या वाहिनी है, जो शिरा है, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आपका जो ये टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। तो हमारी जो लास्ट वाहिनी है वो है शिरा। शिरा के बारे में हमने पढ़ लिया है वैसे पहले ही। शिरा क्या काम करती है? तो देखिए, शिरा जो होती है वो शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को हृदय तक लाने का काम करती है। फिर से डायग्राम बना रही हूँ, एक बार ध्यान से समझिए। ये है हमारा हृदय। शिरा क्या काम कर रही थी? ब्लड को ला रही थी। कहाँ से ला रही थी? पूरी बॉडी से या ऊतक से कह लो। कौन से ब्लड को ला रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को ला रही थी। ठीक है, उसको हमने महाशिरा भी नाम दिया था। ठीक है, तो शिरा क्या काम करती है? ब्लड को या रुधिर को कहाँ ले जाने का काम करती है? किसमें ले जाने का काम करती है? हृदय में लाने का काम करती है। ठीक है, शिरा की जो पतली शाखाएं होती है वो शिरिकाएं कहलाती है। मैंने बताया था कि शिरा जो है आगे जाकर पतले पतले भागों में बढ़ जाएगी, पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? शिरिकाएं कहेंगे। ठीक है, शिरिकाएं जो होती है उनकी भित्ति के अंदर केलोजन तंतु की पतली परत उपस्थित होती है। शिरिकाएं होगी, इनकी जो भित्ति होगी, शिरिका है कोई, इसकी जो भित्ति होगी, इसके अंदर की ओर क्या होगा? केलोजन तंतु की पतली परत उपस्थित होगी, केलोजन तंतु की पतली परत पाई जाएगी। और ये जो परत होती है वो कैसी होती है? दृढ़ और अप्रत्यास्थ होती है। अप्रत्यास्थ का मतलब ये संकुचन नहीं कर पाएगी। अप्रत्यास्थता का मतलब ऐसी कोई वस्तु है, अगर उसके अंदर अप्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, इसका मतलब उसमें कितना ही बल लगे उसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि ये जो शिरिकाएं होंगी वो संकुचन नहीं कर पाएगी, जैसी है वैसी की वैसी रहेगी।
शिराओं की मध्य कंचुक भित्ति स्तर पतला होता है। जो शिराएं होती है उनका जो मध्य कंचुक होता है वो पतला होता है। अभी हमने धमनी के बारे में पढ़ा, उनका मध्य कंचुक कैसा था, मोटा था। ठीक है, पेन नहीं चल रहा है, दूसरा ले लेती हूँ। देखिए जो धमनी थी, हमने पढ़ा धमनी का जो मध्य कंचुक होता है वो मोटा होता है, जिसकी वजह से इसका व्यास क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इसलिए रक्त जो होता है वो अधिक दाब के साथ प्रवाहित होता है। लेकिन जो शिरा जो होगी उसका मध्य कंचुक जो है वो ज्यादा पतला नहीं होगा। पतला नहीं होने की वजह से इनके बीच में अच्छा सा गैप रहेगा, यानी कि इनका व्यास जो है वो भी अधिक रहेगा। व्यास अधिक रहेगा, इसका मतलब कि ये जो रुधिर आएगा वो अधिक दाब से नहीं बहेगा, आराम से बहेगा। ठीक है, धीरे धीरे प्रवाह होगा। ठीक है, इनमें पेशी एवं प्रत्यास्थ तंतु कम होते हैं। इनके अंदर पेशी और जो प्रत्यास्थ तंतु होंगे वो कम होंगे, इसकी वजह से इनका संकुचन नहीं हो पाता है, और इसीलिए ये कैसी होती है, कम लचीली होती है, कम लचीली होगी। ठीक है, लचीलापन प्रदान करता है प्रत्यास्थ तंतु। नेक्स्ट है, इनकी आंतरिक व्यास धमनी की तुलना में अधिक होता है। मैंने अभी भी बताया, क्योंकि इनका जो मध्य कंचुक है वो पतला है, ये इनका मध्य कंचुक है वो अधिक मोटा नहीं है, जिसकी वजह से इनके बीच में स्थान अधिक हो जाता है, गैप अधिक हो जाता है। इस वजह से इनका जो रिक्त स्थान या इनका जो व्यास होता है वो अधिक होता है, जबकि धमनी का व्यास कम होता है, क्योंकि उनका मध्य कंचुक ज्यादा मोटा होता है। ये लंबी होती है और इनके अंदर कपाट उपस्थित होते हैं। लंबी होगी और कपाट उपस्थित होंगे, इनमें कपाट पाए जाएंगे। कपाट क्या काम करते हैं, तो कपाट जो है रुधिर का विपरीत दिशा में प्रवाह होने से रोकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि ये रुधिर जो है इधर जा रहा है, वापस ये नीचे नहीं आए, इसका काम कौन करता है, इसका ध्यान कौन रखता है, तो कपाट रखते हैं। कपाट क्या काम करेंगे, रुधिर को उसकी निश्चित दिशा में प्रवाह करने के लिए प्रेरित करेंगे, विपरीत दिशा में नहीं आने देंगे। ठीक है, तो इनके अंदर जो है कपाट पाए जाते हैं। कपाट क्या होंगे, उपस्थित होंगे। ठीक है जी। रुधिर का प्रवाह इनके अंदर धीमा होता है। धीमा क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर व्यास बहुत अधिक होता है। व्यास अधिक होता है जिसकी वजह से इनके अंदर दाब तो होगा ही नहीं, तो धीमे धीमे आराम से बहेगा। ठीक है, और दाब कैसा होता है, कम दाब होता है। इनके अंदर दाब जो है वो कम लगेगा, क्योंकि आराम से रुधिर बह रहा है, जगह अच्छी है इनके अंदर, तो रुधिर आराम से फ्लो करेगा, दाब अधिक लगाने की जरूरत ही नहीं है इनके अंदर। ठीक है, अब हमने पढ़ा था महाशिरा जो होती है वो अशुद्ध रुधिर हृदय में लाती है। महाशिरा के बारे में पढ़ा था हमने, चलो इसी में बता देती हूँ। महाशिरा जो होती है वो क्या करती है, ये तो हो गई थी महाधमनी और ये थी महाशिरा। महाशिरा जो है रुधिर को कहाँ लाती है, हृदय के अंदर लाती है, जबकि महाधमनी जो है वो हृदय से रुधिर को बॉडी तक के पार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, महाशिरा के बारे में हमने पढ़ा था। एवं फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा क्या करती है, शुद्ध रुधिर हृदय में लाती है। फुफ्फुस शिरा यहाँ से आपको पता हो तो हमने बनाया था, इसका डायग्राम बनाया था। ये फुफ्फुस हो गए, फेफड़े हो गए, यहाँ से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को कहाँ लाएगी, हृदय के अंदर लाने का काम करेगी। कौन लाने का काम करेगी, तो फुफ्फुस शिरा करेगी। और कौन से रुधिर को लाएगी, शुद्ध रुधिर को, ऑक्सीजन युक्त रुधिर को। जबकि महाशिरा जो होती है वो अशुद्ध रुधिर यानी कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर को कहाँ ले जाती है, हृदय के अंदर। क्यों ले जाती है, क्योंकि वो कहाँ से ले जा रही है, बॉडी से, और बॉडी के अंदर जो ऊतक है वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, जो रुधिर के साथ मिलकर कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर हृदय तक, हृदय के अंदर चला जाएगा। इसी से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम करता है कि हृदय से अगर रक्त के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड घुलेगा, कहाँ से घुलेगा, बॉडी के अन्य भाग तक, और यहाँ पर हृदय में लाया जाएगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर को हम जानते हैं कहाँ तक ले जाया जाता है, फेफड़ों तक, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो बाहर आ जाती है। फिर जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आता है, और ऑक्सीजन युक्त रुधिर को वापस कौन लेके आती है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर को वापस फुफ्फुस शिरा जो है वो ब्लड वो जो है कहाँ लाती है, हृदय में। यानी जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के, हमारे हृदय में जाती, हमारे फेफड़ों में जाती है, और फेफड़ों से हृदय में, और हृदय से फिर जो है वो महाधमनी जो है पूरी बॉडी के अंदर उसे ले जाने का काम करती है। तो ये हमने आज बात की शिरा, धमनी और केशिकाएं, जो कि क्या है, रक्तवाहिनिकाएं हैं। रक्तवाहिनिकाएं क्या होती है, जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, ब्लड बहता है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं तक समाप्त होता है। अगर किसी बच्चे ने पहले की क्लासें नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। अगर कोई बच्चा नया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और क्लासों को शेयर करे, ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी ये क्लासें पहुंच पाएँ। घर में रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू। आज की क्लास यहीं तक।